मुझे रिप्लाई कीजिए। नाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। ओके, थैंक यू जैनब। सॉरी, थोड़ा सा आई थिंक हेडफोन का इशू था। मैंने उसे चेंज भी किया बट फाइनली या फिर लिंक में प्रॉब्लम था। ओके, हम थोड़ा सा स्टार्ट लिया था, जस्ट हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म कंसेंट को हम पढ़ रहे थे। बता दिया था आपको, डेफिनेशन बताई थी। इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है, इंडिस्क्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को हमने डिस्कस किया था। देन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल्स स्टार्ट करने हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंट्रल टू ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, share accurate information, create faith and trust toward hospital care, assurance in patient nurse relationship। देखें, सबसे पहले जो बात हमने स्टार्ट जब किया था ये टॉपिक, उस टाइम भी आपके साथ डिस्कस की थी कि ट्रस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जाहिर अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं और जाहिर है पेशेंट और नर्स का रिलेशनशिप है, वहाँ जब तक ट्रस्ट नहीं होगा कुछ भी जो है चीज़ें वो ठीक नहीं हो सकती। इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है कि अगर नर्स और पेशेंट के दरमियान ट्रस्ट का रिलेशनशिप होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल है जाहिर है नर्स का होता है इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप करने का। अगर नर्सेस अपने अब आपके जो पेशेंट है आपके साथ कोई भी इशू डिस्कस करते हैं, अपना पर्सनल मैटर डिस्कस करते हैं, उनकी डिजीज़ से रिलेटेड, यानी उनका कोई मेडिकल इशू हो सकता है, उनका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट अपने नर्स के साथ उसे डिस्कस करता है, सो ऑब्वियसली अगर नर्स के ऊपर ट्रस्ट करके पेशेंट ने उस सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया है, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी कीप कॉन्फिडेंशियल। किसी के साथ आपने उसे डिस्कस नहीं करना, शेयर नहीं करना, एंड दिस इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। और जब भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है किसी के साथ, लाइक जैसे पेशेंट के से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने पेशेंट के अटेंडेंट के साथ उसे डिस्कस करना है, या फिर इवन पेशेंट के ही साथ उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, उसकी लैब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, सो ऑलवेज शेयर द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कभी भी ये बिल्कुल भी कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नहीं है कि आप पेशेंट या उनके अटेंडेंट से, और ये एथिकली या मॉरली भी ठीक नहीं है, उनका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उनके साथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्रिएट फेथ एंड ट्रस्ट टुवर्ड द हॉस्पिटल केयर। साइड बाय साइड अगर आप का पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगा, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पेशेंट, आपका बिहेवियर इस किस्म का है, सो अल्टीमेटली आपका जो पेशेंट है जाहिर है उसका आपकी हॉस्पिटल केयर के ऊपर भी फेथ डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। अश्योरेंस इन पेशेंट नर्स रिलेशनशिप, इसके अलावा नर्स और पेशेंट का जो भी रिलेशनशिप है उसे अश्योरेंस उसके अंदर जो है उस रिलेशनशिप के अंदर क्रिएट करना, वो भी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसे अश्योर करवाएंगे अपने जो भी उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट को आप रिस्पेक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली आप उन्हें अश्योर करवा रहे होंगे आप उन्हें अश्योर करवा रहे होंगे और वो आपके ऊपर फिर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। बेटा जी, काफ़ी स्टूडेंट्स को तो आवाज़ आ रही है। सना, आप प्लीज़ चेक कर लें अपना इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो मुझे यही रिस्पॉन्स दिया है दैट दे कैन हेयर मी, तो आप प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। इन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे डिटेल में इन चीज़ों को राइट डाउन किया है। वही चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, पेशेंट शुड हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द नर्स, अ नर्स शुड एक्ट एंड परफॉर्म इन सच अ वे दैट ट्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन हिम और हर एंड द पेशेंट। दिस इज़ रियली अंडरस्टूड कि आपने जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, अगर आप अपने पेशेंट के बेनिफिट के लिए, उसके भले के लिए जाहिर है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उन्हें नज़र आ
रहा है, तो ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर बिल्ड होगा. इफ दिस इज नॉट मेंटेन्ड, द पेशेंट में हेजिटेट एंड फील रिलक्टेंट टू सीक मेडिकल केयर. जो मैंने आपको अभी पहले बात बताई थी कि नर्स का जहाँ पे ट्रस्ट का रोल आता है, जैसे जैसे पेशेंट अगर एक नर्स के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, तो जाहिर है अल्टीमेटली वो आपके पूरे हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल केयर के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देता है, ट्रस्ट करना शुरू कर देता है. सो अगर इन सारी चीज़ों को, इस ट्रस्ट को बेसिकली अगर नर्स ही जो है वो मेंटेन नहीं रखेगी, तो फिर आपका पेशेंट कभी भी, आप जाहिर है हेजिटेट होगा, बिल्कुल रिलक्टेंट होगा उस हॉस्पिटल से मेडिकल केयर लेने की तरफ. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स टू maintain this trust. Share accurate information. A nurse should provide adequate explanation clearly if any confidential matter is to be given to any kind of audit. ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. Then create trust and faith toward the hospital care. Confidentiality leads to trust and faith. Once it is established, measures should be taken to sustain it throughout life. एक बार अगर आपने अच्छा रिलेशनशिप अपने पेशेंट के साथ डेवलप कर लिया है, पेशेंट का आपके ऊपर, आपके हॉस्पिटल के ऊपर, हॉस्पिटल की केयर के ऊपर ट्रस्ट और फेथ डेवलप हो गया है, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप ऐसे मेजर्स लें कि आप उसे सस्टेन करें. ठीक है जी. इट शुड नॉट बी ब्रीच्ड एट एनी टाइम. वंस फेथ इज लॉस्ट, अ पेशेंट विल नेवर एवर अप्रोच द हॉस्पिटल अगेन फॉर ट्रीटमेंट. सो अगर एक मर्तबा ये ब्रीच हो जाता है ट्रस्ट, तो जाहिर है वो कभी भी वो जो एक उसका फेथ था उस हॉस्पिटल के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा और वो अपने जो है इस हॉस्पिटल को दोबारा ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच नहीं करेगा. सो जहाँ नर्स जो है अपनी रेपो, एक जो प्रोफेशन है उसकी रेपो ख़राब करती है अगर वो ब्रीच करती है कॉन्फिडेंशियलिटी को, तो उसके साथ साथ वो हॉस्पिटल की जो रेपो है उसे भी ख़राब करती है. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन जो अश्योरेंस हमने डिस्कस की थी, अश्योरेंस इन पेशेंट नर्स रिलेशनशिप. Patient have to be assured of quality nursing care right from admission until discharge. जाहिर है आप उन्हें quality care provide कर रहे हैं, but जो आपका काम है that should assure the patient के उन्हें जो care provide की जा रही है, that is quality nursing care. An assured patient will feel comfortable and will cooperate well since he or she has confidence in the care provided. इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. इट इज़ डिफाइंड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर्स टू बी डन ऑन द पेशेंट एंड द रिस्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीजर एंड स्टेट्स दैट द कंटेंट ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट हैव बीन रीड एंड क्लियरली अंडरस्टूड बाय द पेशेंट बिफोर ऑब्टेनिंग हिज और हर सिग्नेचर विद डेट एंड टाइम. ये बात हमने जब इन्फॉर्म कंसेंट स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी कि इन्फॉर्म कंसेंट जो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या डिटेल्स मौजूद होती हैं किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर से रिलेटेड. यानी पेशेंट के ऊपर हमने कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है और उस प्रोसीजर के साथ कौन कौन से रिस्क अटैच हैं और इस प्रोसीजर को करने से पेशेंट को क्या बेनिफिट होंगे. और इसके अलावा उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल लिखने के बाद ये चीज़ भी मेंशन होती है कि पेशेंट या फिर उसके अटेंडेंट, जाहिर है जिस किसी से भी आप डिस्कस कर रहे हैं, दे हैव क्लियरली अंडरस्टूड, उन्होंने प्लस रीड भी कर लिया है और अंडरस्टैंड भी कर लिया है सारी बातों को, इससे पहले कि वो उसके ऊपर सिग्नेचर करें. और सिग्नेचर के साथ टाइम और डेट ज़रूर मेंशन होना चाहिए. एक और डेफिनेशन है, इट इज़ अ परमिशन obtained from the concerned patient in order to perform a specific test. It is a legal document that is clearly written and is read and understood by the patient with the patient's signature, date and time, along with the signature of a family member or spouse as a witness. ये एक परमिशन है बेसिकली. इन्फॉर्म कंसेंट जो है ये एक परमिशन है जो भी कंसर्न पेशेंट होता है या उसके अटेंडेंट होते हैं उनसे ली जाती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टेस्ट. यानी
कोई भी अगर फॉर एग्जांपल इन्वेजिव प्रोसीजर के अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन आपने परफॉर्म करनी है, कोई टेस्ट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम परमिशन लेते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लियरली सारी चीज़ें लिखी होती हैं और साथ ये भी लिखा होता है कि पेशेंट या फिर उसके अटेंडेंट ने उसे रीड कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, और ऑब्वियसली सिग्नेचर होते हैं, डेट और टाइम होता है, और प्लस आइडियली एक विटनेस भी साथ होना चाहिए, यानी नर्स, और अगर पेशेंट खुद साइन कर रहा है तो उसके साथ कोई एक फैमिली मेम्बर एज अ विटनेस हो सकता है। ये वो सारी सिचुएशंस हैं जो अब मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था कि अनलकीली हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जो इन्फॉर्म कंसेंट है, बिल्कुल भी पेशेंट के अटेंडेंट को या पेशेंट को कुछ नहीं बताया जाता, बस ये बता देते हैं जी फलानी सर्जरी होनी है या फलाना प्रोसीजर होना है, आप इसके ऊपर दस्तखत कर दें। जबकि वो फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना हुआ, वो सिर्फ कंसेंट तो हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने अपने पेशेंट के लिए जो भी प्रोसीजर है वो परफॉर्म करवाना है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को कुछ नहीं बताया जाता, ना उसके अटेंडेंट को, सिर्फ प्रोसीजर का नाम बता दिया जाता है और मतलब उसके साथ जो जो रिस्क अटैच हो सकते हैं, यानी आपके पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो नहीं बताया जाता। प्रोसीजर किस तरह से परफॉर्म करेंगे शॉर्टली उसको समराइज़ करना भी ज़रूरी होता है। ये प्रोसीजर हम क्यों आपके पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, इसके आपके पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो कोई डिस्कस नहीं करता। और कभी भी उनसे ये नहीं पूछा जाता कि अच्छा जी आपको समझ आ गई है, नहीं आ गई है, बस उन्हें हाथ में पकड़ा देते हैं कि जी ये आपका कॉन्सेंट फॉर्म है, इसको आप साइन कर दें। Principle of informed consent. There are 6 important principles that define informed consent. Competence to understand and decide the matter. देखें कुछ principles हैं जो जिसमें जो जाहिर informed consent के लिए ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पेशेंट या अटेंडेंट जो भी उसको साइन कर रहा है, टू अंडरस्टैंड एंड टू डिसाइड द मैटर। आप ऐसे शख्स से इन कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवा रहे हों, आप ऐसे शख्स के साथ डिस्कस कर रहे हो सारी चीज़ें जिसके अंदर उन्हें अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप मतलब लाइक उनका लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकता है, उसके ऊपर जाके आप उनसे बात करें। तो ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपकी सारी बात को अंडरस्टैंड भी करे और वो मेंटली कैपेबल हो कि वो डिसाइड कर सके उस मैटर को। वॉलेंट्री डिसीजन मेकिंग बाय द पर्सन हु गिव्स कंसेंट। इसके अलावा जो भी शख्स कंसेंट दे रहा है उसकी वॉलेंट्री डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती ना उसके साथ कर रहा हो। जो डिसीजन है वो अपनी मर्ज़ी से वॉलेंटरली अपने पेशेंट के लिए या पेशेंट खुद अपने लिए वो डिसीजन ले। Then disclosure of material information that is explained in consent. इसके अलावा consent में जो भी information मौजूद है, जो भी material मौजूद है information से related, that should be disclosure, यानी वो openly उसके अंदर लिखा हुआ भी हो और openly सब जो है उसे understand भी, यानी patient है या उसका attendant जो भी consent को sign कर रहा है, जिसे explain किया जा रहा है, वो उन तमाम information को understand कर ले। रिकमेंडेशन ऑफ द प्लान इन द कॉन्सेंट। जो कॉन्सेंट है उसके अंदर पूरा प्लान रिकमेंडेड हो। इन विच सेंस, इस तरह से कि हमने आपके पेशेंट के लिए रिकमेंड क्या किया है, आपके पेशेंट के लिए हमने पूरा प्लान क्या बनाया है, वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस इन द कॉन्सेंट। इसके अलावा कॉन्सेंट फॉर्म के अंदर बहुत प्रिसाइजली कॉम्प्रिहेंसिवली टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होनी चाहिए अगर कोई है, जाहिर है। अच्छा, एक्सप्लेन द रिस्क एंड बेनिफिट इन द कंटेंट ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्लस आपका जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसके अंदर आपके पेशेंट को जो भी रिस्क अटैच हो सकते हैं इस प्रोसीजर से रिलेटेड वो, और आपके पेशेंट को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हम क्यों आपके पेशेंट के ऊपर ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। अ वैलिड एंड लीगल इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट मीट ऑल दीज रिक्वायरमेंट। अगर एटलीस्ट ये 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन करवाया जा रहा है, सो दैट वुड बी अ वैलिड इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
नाउ टाइप्स ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट है, सिंपल ओरल कंसेंट होता है बेटा, और रिटन कंसेंट होता है। कुछ ऐसे प्रोसीजर, ये चीज़ें होती हैं जाहिर है जिनके लिए हमें रिटन कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि रिटन कंसेंट से पहले हम ओरल कंसेंट ले लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम पेशेंट के पास जाते हैं, हमने उसे आईवी कैनुला पास करना है, तो जाहिर है उसके लिए हम उसे रिटन कंसेंट तो नहीं लेंगे ना, लेकिन ये भी रॉन्ग है कि हम जाएं और उसका हाथ पकड़ें और उसे कैनुला पास कर दें, दिस इज रॉन्ग। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उससे वर्बली पूछते हैं कि हम आपको कैनुला पास करने लगे हैं, उसे हम बताते हैं कि क्यों कैनुला पास कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर होगा, और उससे परमिशन लेते हैं। तो दैट इज सिंपली ओरल कंसेंट। और अगर कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है जिसके लिए हमने रिटन कंसेंट लेना है, तो उसमें भी हम पहले वर्बली बात करते हैं मरीज से, वो ऑब्वियसली पेशेंट से या मरीज से वो विलिंग होते हैं, तो फिर हम रिटर्न कंसेंट की तरफ चले जाते हैं। सो सिंपल ओरल कंसेंट फॉलोज रिटर्न कंसेंट। Written consent, this is a printed legal document that contains the details of treatment, reason for the treatment, risk and benefit of the treatment, and the agreement for the treatment by the patient. Ethical and legal elements of informed consent. जो आपका इन्फॉर्म कंसेंट है उसके, जिस तरह से मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए, इसी तरह से कुछ लीगल या फिर उसके एथिकल एलिमेंट्स होते हैं कि जिसके बगैर इन्फॉर्म कंसेंट आप यूँ कह लें कि कंप्लीट ही नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहले तो बेटा इन्फॉर्मेशन है ना, कि इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, और ना सिर्फ ये कि वो मौजूद होनी चाहिए बल्कि आपने उसे पढ़ के सुनाना है और उसे समझाना है आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़बान में। Then consent by parents if patient is child, obviously this is also a legal element, ethical element, कि अगर आपका पेशेंट जो है वो एडल्ट नहीं है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स जो है कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर सकते हैं, ऑब्वियसली करते भी हैं। पोटेंशियल रिस्क, उसके साथ प्रोसीजर के साथ जो भी रिस्क अटैच हो सकते हैं पेशेंट को, वो भी उसके अंदर ज़रूर राइट डाउन होने चाहिए। फिर बेटा क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंफॉर्मेशन आपने उन्हें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, तो दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द पेशेंट और अटेंडेंट। आपने ये भी इंश्योर करना है कि मैंने जो इतनी बातें उससे कही हैं प्रोसीजर से रिलेटेड, उसके रिस्क बेनिफिट, सिर्फ आपकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती कि आप कहें कि जी मैंने तो सब कुछ उन्हें बता दिया था। नहीं, आपने चेक करना है कि वेदर उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं, आपके जो पेशेंट है उसने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है या नहीं। then given by mentally competent adult, जो informed consent साइन कर रहा है, जो consent दे रहा है, he or she should be mentally competent adult। जैसे मैंने पहले बात कर ली थी कि चाइल्ड होंगे तो उसके लिए पेरेंट्स देंगे, सो जो भी हो वो एक तो मेंटली कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो और एडल्ट हो। इसके अलावा बेटा इन्फॉर्म कंसेंट जो है उसके ऊपर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी ज़रूर मेंशन होनी चाहिए, कि आपके पेशेंट को हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ ये ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद थे, लेकिन जाहिर है आपका डिसीजन ये था या फिर आपके पेशेंट के लिए ज़्यादा बेटर ये था, इसलिए हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ चले गए हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है रिटर्न डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली कंसेंट जो है दैट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, सो दिस इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है हम आपके पेशेंट के लिए जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए हम इन्फॉर्म कंसेंट उनसे साइन करवा रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के तमाम बेनिफिट भी वहाँ मौजूद होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए कि आपके पेशेंट को ये बेनिफिट होगा। नाउ हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 10:15 हो रहा है, आपकी अटेंडेंस भी मार्क करनी है। चलिए बहरहाल, बैरियर टू इफेक्टिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमने ये देखना है कि जो एक अच्छा इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, जाहिर है हम तो अपनी तरफ से अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें तो हम तो यही कोशिश करेंगे ना कि हमारा जो इन्फॉर्म कंसेंट है वो बहुत अच्छा सा इफेक्टिव इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बैरियर हो सकते हैं जो कि हमारे इन्फॉर्म कंसेंट को ख़राब कर सकते हैं, उसकी इफ़ेक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। सो वो बैरियर अगर हमें पता ही नहीं होंगे तो हम कैसे उन्हें दूर कर सकेंगे? अगर हम उन्हें दूर ही नहीं करेंगे तो हमारा कंसेंट इनइफेक्टिव रहेगा। सो इसलिए बैरियर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले बेटा जी एजुकेशन लेवल है पेशेंट की, पेशेंट हो या उसका अटेंडेंट हो, यहाँ मेरा मतलब पेशेंट से रिलेटेड वो शख्स होगा जो कंसेंट फॉर्म साइन कर रहा है, जो कंसेंट दे रहा है। सो एजुकेशन लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की, जाहिर है आप उसके सामने मेडिकल जार्गन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप उसे इंग्लिश में सारी बातें बता रहे हैं, अगर वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सके तो जाहिर है आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सो उसका एजुकेशन लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आप उसे पूरा एक्सप्लेन करें। बेटा उसके अलावा कॉन्शियस लेवल है, जैसे अभी बताया आपको, एक शख्स जो कि मेंटली कैपेबल भी हो और एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट वो कॉन्शियस भी हो। मतलब ये नहीं है कि उसका कॉन्शियस लेवल ही ठीक ना हो, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, ड्राउजी हो, और आप उसको सारी बातें खड़े होकर समझा रहे हैं और उससे कंसेंट फॉर्म साइन करवा रहे हैं। वो तो शायद बेचारा साइन कर भी दे, लेकिन जाहिर उससे अंडरस्टैंड तो कुछ भी नहीं किया ना। सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर ऑफ इनफॉर्म कंसेंट। उसके बाद बेटा जी मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, मेंटल स्टेटस थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल से डिफरेंट है। मेंटल स्टेटस में ये है कि पर्सन शुड बी मेंटली कैपेबल, यानी उसको किसी भी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, कोई साइकोलॉजिकल डिजीज ना हो उसे। उसके अलावा रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और इट माइट बी अ बैरियर कि जो रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड यही है बेटा कि जाहिर है हर शख्स का अपना अपना जो हमारे रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिलीफ्स होते हैं। तो वो जाहिर है, अगर हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये टाइम ज़्यादा बेटर है कॉन्सेंट फॉर्म साइन करने का अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, या फिर वो कहते हैं कि जी हम चर्च में जाके कॉन्सेंट फॉर्म मतलब उनके साथ डिस्कस करके साइन करेंगे एंड ऑल दैट, या टाइमिंग को कुछ लोग मैटर करते हैं कि सुबह के टाइम काम करना चाहिए उसमें बरकत होती है, इस तरह की चीज़ें। तो जो भी उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं उसको आप रिस्पेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली उनसे वो साइन करवा लीजिए आप। बाकी लैंग्वेज है बेटा, ये भी जिस तरह से लिटरेसी लेवल या एजुकेशन लेवल मैटर करता है उसी तरह से लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। लैंग्वेज में ये है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकता है, ज़रूरी नहीं है लिटरेसी और इंग्लिश, लिटरेसी और लैंग्वेज में यही फ़र्क है, एजुकेशन और लैंग्वेज में ये कोई शख्स बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल अगर जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, वो लोग ज़्यादा इंग्लिश प्रेफर नहीं करते, ज़ाहिर अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। कोई भी या फिर जैसे हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या पश्तो स्पीकिंग है, अगर आप पश्तो स्पीकिंग है उसको आप उर्दू में भी खड़े होकर समझा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो लैंग्वेज क्या है उनकी, उसका भी हमें ख्याल रखना है, और लैंग्वेज उन्हीं की ज़बान में उन्हें वो बात समझाएंगे तो ही हम उस बैरियर को ख़त्म कर सकेंगे। इसके अलावा बेटा डिसेबिलिटी ऑफ द पेशेंट है, आपने उसके हाथ में कॉन्सेंट फॉर्म पकड़ा दिया और उसे कहा है जी इसको साइन कर दो, आपने तो देखा ही नहीं, हो सकता है आपका पेशेंट जो है वो ब्लाइंड हो, या ब्लाइंड ना भी हो तो हो सकता है वो उसको धुंधला नजर आ रहा हो, अपने ग्लासेस घर बुलाया है, या फिर वो बहुत क्लियरली उसको उसको कोई विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। सो ऐसी सिचुएशन में वो बेचारा साइन तो कर देगा लेकिन हमारा जो कॉन्सेंट है दैट शुड नॉट बी एन इफेक्टिव कॉन्सेंट। सो इसलिए हम उन्हें खुद से पढ़ के सुना सकते हैं और सारा उन्हें समझा सकते हैं। फिर बेटा कल्चर है, जिस तरह से रिलीजन है इसी तरह से कल्चर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ फीमेल्स कोई पेशेंट के साथ, फीमेल पेशेंट हो या उनके अटेंडेंट उनके फैमिली मेम्बर फीमेल हो जो कंसेंट फॉर्म साइन कर रहे हैं, और वो हो सकता है किसी मेल डॉक्टर या मेल नर्स से बात करना पसंद ना करते हो, तो उन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। वो ज़्यादा हेजिटेट करेंगी, क्लियरली सवाल नहीं पूछ सकेंगी उनसे, तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम इस बैरियर को भी रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर फीमेल है तो फीमेल को उनके पास भेजें ताकि वो हर किस्म का उनसे सवाल पूछ सकें और कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर सकें। इसके अलावा एज है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉम्पिटेंट एडल्ट जो है वही साइन कर सकता है कॉन्सेंट फॉर्म, कोई बच्चा है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा ओल्डर एज में बाबा जी हैं तो उसमें भी ये है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इस तरह से बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। अटेंडेंस का टाइम हो गया आई थिंक, ये एक दो हमारे कंपोनेंट है, इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके तो फिर नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा आई थिंक सब स्टूडेंट्स को रूल याद है अटेंडेंस का। तमाम स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए। रोल नंबर साथ ज़रूर लिख दीजिए बेटा, नाम मेरे पास ऑलरेडी शो हो रहे होते हैं, सिंपल अपना रोल नंबर लिख के एक एक मैसेज कर दीजिए रोल नंबर लिख के, तो मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं। बार बार नहीं करना प्लीज़, एक मरतबा, ताकि मैं एक ही जो है फ्लो में अटेंडेंस मार्क कर दूं। ओके, अब अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, ये जो हमने अभी इन्फॉर्म कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का टॉपिक पढ़ा है जितना भी, इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई सवाल है बेटा तो पूछ लीजिए। ओके बेटा जी, देन इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को नेक्स्ट आई थिंक मंडे को शायद हमारी नर्सिंग एथिक्स की क्लास है, तो उसमें हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और सब स्टूडेंट्स को मैसेज दीजिएगा कि जो क्लासेस हैं, अब डोंट नो कि कब तक ऑनलाइन होंगी, तो सब स्टूडेंट रेगुलरली अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें, बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम है, दोबारा से रिपीट नहीं कर सकेंगे हम इन चीज़ों को। ओके जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।